So in the last class, we discussed electric field due to the point charge, and we discussed the property of the electric field and the electric field lines. Okay. Now, point charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है, और अगर डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस हो तो हमारे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन करना है डिफरेंट चार्जेस की वजह से, और हमारे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे मिल जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू सी, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे. सो इफ इट्स अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हमारे पास तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. ओके. सो इन तीनों को हमारे को स्टडी करना है. जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, जब सेंटर ऑफ मास निकाला था, और जब ग्रेविटेशन के सवाल किए थे, हम इन तीनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी देख चुके हैं. सो द सेम कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर. मैं एक बार फिर से वापस बेसिक से पढ़ाऊंगा, बट आई अज्यूम कि इसके बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे यूज करना है. ओके. सो लेट्स कम टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. कुछ पॉइंट्स मेरे को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करने हैं. सो आई विल एक्सप्लेन दैट. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. जरूरी नहीं है कि जो चार्ज डेंसिटी हो वो कांस्टेंट हो. सो इट कैन बी यूनिफॉर्म एज वेल एज इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म. Okay, we say that charge is quantized, but जब हम continuous charge distribution करते हैं, we ignore the quantization of charge. पहली बात ये नोट कर लो क्योंकि बहुत theoretical point है ये. We ignore the quantization of charge. And second thing is discontinue the charge distribution at the microscopic level. इसको भी ignore कर देते हैं. देखो, चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में होगा. ओके, ई के मल्टीपल में होगा. सो ई के मल्टीपल में होगा तो ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट्स पे डिसाइड करेगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ना तो हम क्वांटाइजेशन को टेक केयर करते हैं, ना ही हम ये सोचते हैं कि चार्ज जो है डिस्क्रीट है, हम उसको कंटिन्यूअस ही मानेंगे. सो दीज टू एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड व्हेन वी वर्क विद द continuous distribution of the charge at the macroscopic level. Okay, हम क्या करते हैं, अगर कोई लाइन है तो हम उसको स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल में डिवाइड करेंगे. अगर कोई सरफेस एरिया है जैसे स्क्वायर शीट है या सर्कुलर शीट है तो हम उसको स्मॉल एरिया डेल्टा ए में डिवाइड करेंगे. और अगर कोई सॉलिड है तो हम उसको स्मॉल वॉल्यूम डेल्टा वी में डिफाइन करेंगे. ओके. और ये स्मॉल लेंथ, स्मॉल एरिया, स्मॉल वॉल्यूम, उसमें हम अज्यूम करेंगे कि उसमें डेल्टा क्यू चार्ज रिसाइड करता है. ठीक है, यानी कि ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है डेल्टा एल, डेल्टा ए, डेल्टा वी, ये अपने लिए स्मॉल चार्ज कैरियर्स है डेल्टा क्यू. दीज एलिमेंट्स आर स्मॉल इनफ एट मैक्रोस्कोपिक लेवल. जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम डेल्टा एल को डिफाइन करते हैं, दीज डेल्टा एल आर वेरी स्मॉल, मे बी टेंडिंग टू जीरो, बट big enough to carry large number of electrons. Okay, जिससे डेल्टा क्यू बनता है. Because even though my delta L, delta A and delta V, those small elements which are carrying the charge are very small, they carry large number of electrons. कि जो हमारा डेल्टा क्यू बनता है ना, उसका डिस्क्रीट नेचर खत्म हो जाता है, वो कंटिन्यूअस बन जाता है. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो when my डेल्टा एल को मैं डी एल लिखता हूँ, या डेल्टा ए को डी ए लिखता हूँ, या डेल्टा वी को डी वी लिखता हूँ, जब मेरा डी एल, डी ए, डी वी जीरो को टेंड भी करता है, उस सिचुएशन में भी उस स्मॉल एलिमेंट में इतना चार्ज होता है डी क्यू कि उस डी क्यू में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि क्वांटाइजेशन को इग्नोर किया जा सकता है. एंड वी विल अज्यूम दैट उस छोटे से एलिमेंट में भी बहुत ज्यादा चार्ज रिसाइड करता है. दैट इज डी क्यू इज सफिशिएंटली होल्डिंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इवन दो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज का तो पावर 10 -19, -18, -17 ही होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मुस्तफा,
Yes, sir. समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? यशा यू हैव Yes, sir. ज्वाइन। यशा समझ में आया? यस सर। तुम लेट ज्वाइन की हो ना? सर मेरी यस सर अभी ज्वाइन हुई है, मम्मी ने मैसेज नहीं भेजा था। ओह दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर द टाइम टेबल ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लास कब लेता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? थैंक यू सर। ओके फाइन, चलो। ओके वो जो असाइनमेंट, ओ हितेन ने एक डाउट पोस्ट किया था, आई थिंक उसका सॉल्यूशन सबको करके सॉल्यूशन देना चाहिए था, खाली फरदीन ने पोस्ट किया उसका सॉल्यूशन। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टिल सबको ट्राई तो करना चाहिए, तो सबको अपना सॉल्यूशन पोस्ट करना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट का डाउट पोस्ट करता है ग्रुप में, तुम सब लोगों को उसके सॉल्यूशन पोस्ट करनी चाहिए एक बार तो। ओके ये समझ में आ गया सबको? सो वी विल मूव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड due to a line charge, due to the area charge and due to the volume charge distribution. So सबसे पहले I'll try to find out electric field intensity due to finite line charge. Okay, so for uniform charge distribution we can find the charge density with the following 3 steps. Okay, अगर linear charge distribution है तो हम क्या करेंगे, एक small element delta L choose करेंगे, और मैंने बोल दिया उस small element delta L में delta Q sufficiently large है, या यूं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली लार्ज है, एंड वी डिफाइन लैम्डा एज चार्ज पर लेंथ, देन जो स्मॉल लेंथ डेल्टा एल में चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू डेल्टा एल, या डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डी एल। ये चीज क्लियर है यहाँ पे थ्योरी में, या किसी को ऐसा लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? क्यू डेल्टा क्यू इज लैम्डा इनटू डेल्टा एल और डी क्यू इज लैम्डा इनटू डी एल। मुदित ये क्लियर है क्या? मुदित यस सर। क्लियर है ना बिल्कुल, या इसमें कोई डाउट है? यस सर। नहीं सर। मिसबा क्लियर है सर। क्लियर है बिल्कुल? कशिश यस सर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। ठीक है, तो सेम थिंग है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डिनोटिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मींस व्हाट इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया, देन डेल्टा क्यू विल बी सिग्मा इनटू डेल्टा ए, और आई कैन से डी क्यू इज सिग्मा इनटू डी ए। और अगर उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, रिमेंबर ये लैम्डा सिग्मा एंड रो आर ग्रीक अल्फाबेट्स which are commonly used to mention linear charge density, surface charge density and volume charge density. ये एक जनरल कन्वेंशन है, यू आर नॉट बाउंड टू यूज ऑलवेज दीज वेरिएबल्स। ओके, तुम अपने भी डिफाइन कर सकते हो, बट जनरली अच्छी बुक्स एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है ना लैम्डा सिग्मा एंड रो को प्रेफर करती है फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, so now we come to this linear charge distribution. okay, ये एक वायर है जो कि फाइनाइट लेंथ है, इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, और इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जरूरी नहीं कि मिडिल में लाई कर रहा हो, यहाँ से आर्क डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है। ओके, ये मेरा वायर का बॉटम एंड है, ये मेरा वायर का बॉटम एंड है, और ये वायर का टॉप एंड है। इस डेरिवेशन को सब लोग बाय हार्ट याद रखेंगे, बहुत सारी बुक में इसके अलग अलग डेरिवेशंस दे रखे हैं और अलग अलग वेरिएबल्स चूज करते हैं वो लोग। ऑल द डेरिवेशंस आर राइट, कोई भी गलत नहीं है, बट दिस डेरिवेशन जो मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ मास्टर डेरिवेशन है, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द साइन कन्वेंशन। तुम्हारे को एग्जाम में किसी भी एंगल थीटा को पॉजिटिव या नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या होता है, कुछ बुक में क्या होता है कि इस एंगल को θ1 कंसीडर कर लेते हैं, अगर इस एंगल को θ1 ले लेंगे ना तो फिर हमारे को एंगल थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव वो सोचना पड़ेगा। कुछ बुक वाले क्या करते हैं, ये वाला एंगल जो है ना और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को θ1 और θ2 कंसीडर कर लेते हैं। दो चॉइस आर राइट, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर वो डेरिवेशन सिर्फ पर्टिकुलर इसी फिगर के लिए होता है। और ये जो डेरिवेशन मैंने करवाया अभी, जिसमें मैं इसको θ1 चूज कर रहा हूँ और इसको θ2 चूज कर रहा हूँ, तो तुम ये समझो कि मैंने θ1 और θ2 कौन से चूज किए,
मैंने थीटा 1 थीटा 2 कौन से चूज किए, ये मेरी y एक्सिस है, ओके, ये लाइन y एक्सिस है, और मैंने उस लाइन से किसी भी पॉइंट को अगर पॉइंट P से कनेक्ट किया, जैसे यहां से कनेक्ट किया या यहां से कनेक्ट किया या यहां से कनेक्ट किए, हर बार मैंने y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को मेजर किया। ओके, एंड व्हेन आई चूज दिस साइन कन्वेंशन ऑफ मेकिंग द एंगल, आई एंश्योर कि मेरा ये थीटा 1 एक्यूट हो या ऑब्ट्यूस हो 90 डिग्री हो, थीटा 2 एक्यूट हो या ऑब्ट्यूस हो 90 डिग्री हो, मेरे को सिंपली थीटा 1 एंड थीटा 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है एंड आई विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। अगर तुमने कोई और वेरिएबल चूज किया इस साइन कन्वेंशन के अलावा, देन यू हैव टू चेक द साइन ऑफ whether the theta 1 is positive or negative. Okay, so neither choose this inside angle nor choose these angle as your variables. अगर ऐसा चूज करोगे फिर तुम्हारा डेरिवेशन जो है वो क्या बोलते हैं हर वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा। ओके, सो और ये सब चीजें जब तुम डिराइव करोगे ना, खुद से समझोगे, सवाल को सॉल्व करोगे, तो तुम लोगों को क्लियर होती जाएगी। सो व्हाट आई हैव डन हियर, ये मैंने एक वायर लिया है और इसका कोई पॉइंट है जहां से डिस्टेंस r पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। तो मेरा ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बनाई है, खाली डिनोट करनी। ये मेरा वायर का एक्सट्रीम एंड है। तो जब मैंने दोनों पॉइंट्स को पॉइंट P से कनेक्ट किया है, तो मैं इस एंगल को जो y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको थीटा 1 मान रहा हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो है इस एंगल को मैं थीटा 2 मान रहा हूँ। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इधर से अब मैं वापस से थोड़ा नीचे बड़ा वायर बनाता हूँ, खाली तुम्हारे को एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा O है, तो ये मेरा O मान लो और ये मेरा पॉइंट P मान लो। अब सपोज करो ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे चूज किया है जो कि मेरे ओरिजिन से y डिस्टेंस पे। रिमेंबर, साइन कन्वेंशन में y हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो वी ऑलवेज चूज द पॉजिटिव वेरिएबल्स, नेगेटिव वेरिएबल्स लिमिट से हमेशा आ जाएंगे। तुम कभी भी y को नीचे की तरफ मत बनाना, y को नीचे की तरफ बनाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। रिमेंबर दिस। और जिस डायरेक्शन में तुम y को चूज करोगे उसी डायरेक्शन में तुम लोग उसका डिफरेंशियल एलिमेंट dy चूज करोगे। ओके, अब इस पॉइंट को अगर मैं P से कनेक्ट करूंगा जैसा कि मैंने फिगर में किया था, तो मेरे को y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को डिफाइन करना होगा थीटा। Is this clear to everyone? How I will define my theta 1, how I will define my theta 2, and how I will choose any point on this wire. वो वायर पे पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पॉइंट ऐसा चूज करते हैं जिसका y पॉजिटिव होगा, जिसका थीटा पॉजिटिव होगा। और जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो y की वैल्यू कहीं से -5 से +5 भी जा सकती है, 0 से 5 भी जा सकती है, -5 से -3 भी जा सकती है, और 3 से 5 भी जा सकती है। लेट मी से कि ये मेरा O है और इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सकता है अपना वायर यहाँ पे लाई कर रहा हो, तो 2 पॉइंट्स ये हो जाएंगे अपने पास, या कुछ और फिगर हो। सपोज कर लो ये पॉइंट O है और अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और अपना वायर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये मेरा थीटा 1 होगा और ये मेरा थीटा 2 होगा। सो नाउ इस फिगर में ये जो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करोगे, या इस फिगर में या दूसरा फिगर जो मैंने बनाया था, ये O ये P और मैंने वायर यहाँ पे बना दिया, तो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। यहाँ पे देख लो थीटा 1 एक्यूट हो गया है ना। कोई सा भी वायर तुम चूज करोगे ना, आंसर हमेशा सही आएगा। तुम्हारे को सिर्फ थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करनी है। अगर तुमने और कोई साइन कन्वेंशन में डिराइव किया तो फिर तुम्हारा आंसर जो है ना, तुम्हारे को थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज को तुम्हें देखना होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
ओके, कन्वेंशन समझ में आ गया तुम लोगों को? मुदित, यस सर। मिसबा, Yes, sir. सकीना, यस सर। हितेन, Yes, sir. ओके फाइन। सो आई अज्यूम के बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा। मैं रैंडमली जो नाम मेरे को आगे दिखे ना उनका मैंने पूछ लिया। ओके, सो जो सामने दिख जाता है मैं उसका नाम ले लेता हूँ या ढूंढता हूँ कि किससे मैंने काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो क्योंकि लाइन चार्ज है तो हम क्या डिफाइन करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको अपन बोलेंगे लीनियर डेंसिटी। सो लेट्स से लैम्डा बी द लीनियर डेंसिटी और द चार्ज पर लेंथ ऑफ द वायर। ओके, कंसीडर एन एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस y ऑफ लेंथ dy, जो मैंने अभी चूज किया था। उस स्मॉल एलिमेंट dy पे जो चार्ज होगा dq वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी है? dy। सो लैम्डा इंटू dy उस पे चार्ज हो जाएगा। नाउ दिस स्मॉल एलिमेंट इज एक्टिंग एज अ पॉइंट चार्ज फॉर अस। दिस स्मॉल एलिमेंट dy is acting as a point charge for us which is having a magnitude dq। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? kq upon r square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट्री चार्ज dq इज, अपना वायर ये था, ये डिस्टेंस y था और ये डिस्टेंस r था। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज, जो कि डीक्यू चार्ज यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के, और डीक्यू की वैल्यू क्या है? डीक्यू की वैल्यू है लैम्डा डी वाई। सो के डीक्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड DE is directed in this direction। अगर अपन ने इस एंगल को थीटा डिफाइन किया था, राइट? अपन ने इस एंगल को थीटा डिफाइन किया था। रिमेंबर, अब तुम्हारे को टोटल ही निकालना है तो तुम्हें D का इंटीग्रेशन करना होगा। आई अज्यूम कि सब लोगों ने इंटीग्रेशन रिवाइज कर दिया है। सो स्पेसिफिकली बायो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को बहुत बार पढ़ेंगे और फिर भी इनको याद नहीं रहेगा, बट बायो स्टूडेंट्स कभी भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके इंटीग्रेशन के सवाल आते नहीं है। एक बार तुम इसको बाय हार्ट याद कर लो, तुम्हारे को एग्जाम में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। ओके, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि DE हर एक जो एलिमेंट लेंगे, जैसे अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे लिया तो उसकी वजह से डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जो एलिमेंट यहाँ पे लेंगे उसकी वजह से डायरेक्शन यहाँ पे कुछ हो जाएगा। सो डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। इंटीग्रेशन तो स्केलर पे होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जब भी कोई वेक्टर होता है उसका जब भी तुम्हारे को इंटीग्रेशन करना होता है, यू टेक द टू कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस एंड देन यू डू द इंटीग्रेशन। ओके, सो यहाँ पे जो मेरा D आया यहाँ पे ये वाला, क्योंकि अपन ने इस एंगल को थीटा डिफाइन किया है, सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो अगर इसको x एक्सिस मान ले और इसको y एक्सिस मान ले, तो D का जो y एक्सिस पे कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल थीटा ये वाला डिफाइन किया अपन ने, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। वेक्टर्स के कंपोनेंट लेने सबको आते हैं? कोई है जो वेक्टर के कंपोनेंट लेना भूल गया है? सबको वेक्टर के कंपोनेंट लेने आते हैं या भूल गया कोई? सकीना, आते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने? यस सर। आज विदित तो फर्स्ट दिन क्लास में नहीं है क्या? देवांश,
इनफैक्ट देवांश भी क्लास में दिख नहीं रहा, मेरे को था तो सही। Anyway, okay. So we'll take the component along the x-axis as d sin theta, along the y-axis as d cos theta. So now what we'll do is dE is equal to k lambda dy upon y square plus r square. इसको इंटीग्रेट करना है, वैसे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पर मेरे को क्या करना है कि जो मेरा प्रॉब्लम था ना, एक्चुअली उस प्रॉब्लम को मैंने ऐसे डिफाइन किया था कि यहाँ पे जो ये r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, तो मैंने लेंथ नहीं दी थी, मैंने एंगल थीटा दिया था कि ये एंगल θ1 है और ये वाला जो एंगल है ना, ये θ2 है. सो आई एम वर्किंग इन द वेरिएबल थीटा एंड नॉट इन द वेरिएबल y. ओके, तो मेरे को उसको y को थीटा में कन्वर्ट करना है. अगर तुम वापस से मेरा फिगर बनाता हूं मैं तुम्हारे को, अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैंने ये जो लाइन बनाई थी यहाँ से, ये पॉइंट y डिस्टेंस पे था और ये एंगल थीटा था और ये एंगल r था. यू क्लियरली नो, अगर तुम्हारे को मैथ्स में याद भी होगा जो डेरिवेशन करवाए थे उसमें y इज इक्वल टू r tan थीटा पुट करते थे, जो dy अपॉन y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर वाले जो डेरिवेशंस होते हैं ना, उसमें y इज इक्वल टू r tan थीटा पुट किया जाता है. तो वो वाला अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लूं तो tan अल्फा की डेफिनेशन वही है y बाय r. बट मेरी प्रॉब्लम में मैंने अल्फा डिफाइन नहीं किया, मेरी प्रॉब्लम में क्या डिफाइन किया मैंने, थीटा. अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो थीटा और y और r में क्या रिलेशनशिप है, r इज इक्वल टू y tan थीटा और y इज इक्वल टू r cot थीटा. r तो कांस्टेंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एंड y इज अ वेरिएबल एंड आई डोंट वांट टू वर्क विथ y, आई वांट टू वर्क विथ थीटा. क्योंकि अपने जो प्रॉब्लम में जो मैंने अपने डिफाइन किया ना, वो एंगल θ1 और एंगल θ2 डिफाइन किया है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का. सो व्हाट विल डू इज वी से y इज इक्वल टू r cot थीटा. तो अपने को dy भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट दिस, देन dy इज इक्वल टू cot थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा. सो माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा. dy is equal to minus r cosec square theta d theta. Is this clear? So we can substitute this here, and what we'll get is dE is equal to minus k lambda r cosec square theta d theta अपॉन, अपन ने y को क्या पुट किया था, y is equal to r cot theta. Then this will be r square कॉमन आ जाएगा, 1 plus cot square theta is cosec square theta, बट मैं 1 plus cot square theta पुट कर लेता हूँ. 1 plus cot square theta is cosec square theta, तो कैंसिल हो जाएगा. This will come out to minus k lambda by r. सर एक ब्लैक स्क्रीन आ गई है. हाँ सर, स्क्रीन के आगे कुछ ब्लैक स्क्रीन है. अब आ गया? यस यस सर. Okay, so d comes out to be minus k lambda by r d theta. Clear है? This is dE. बट मैंने क्या बोला था कि dE is वेक्टर और उसका डायरेक्शन हर पॉइंट के लिए चेंज हो रहा है, मतलब जो वायर के अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे तो अलग अलग चेंज हो रहा है. तो हमने बोला था
कि उसके कंपोनेंट्स लेते हैं y एक्सिस और x एक्सिस पे. सो डी ई एक्स इज व्हाट? डी ई साइन थीटा. So which will be equal to minus k lambda by r sin theta d theta, and d e y will be minus k lambda by r cos theta d theta. क्लियर है? नाउ ई एक्स क्या हो जाएगा? ई एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस के लैम्डा बाय आर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है. साइन थीटा कंडीशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. सो दिस विल कम आउट टू बी के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा. लिमिट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 which will be k lambda by r cos of theta 2 minus cos of theta 1. क्लियर? सिमिलरली अगर EY निकालोगे, ये तुम लोग उतार लो एक बार, क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी है ना, मैं बार बार ऊपर नीचे करता हूँ तो देखने में दिक्कत आएगी तुम्हारे को. तो उतार लो, मैं 2 मिनट देता हूँ तुम लोगों को. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को पूछ लो. अगर राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो मेरे को, बिकॉज मेरी मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है. सो आई हैव सम प्रॉब्लम इन राइटिंग. Can I move ahead? Yes, sir. Okay. So EX हो गया, तो EY भी सिमिलरली इंटीग्रेशन हो जाएगा. EY क्या है? cos थीटा. cos थीटा कंडीशन क्या होता है? sin थीटा होता है. So this will be minus k lambda by r sin of theta 2 minus sin of theta 1. यहाँ पे देखो EY नेगेटिव आ रहा है. ये EY नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर एक यहाँ पे जब मैंने dy डिफाइन किया था, तो अपन ने सीधा dy को क्या लिख लिया था? dy को अपन लिख लिया था सीधा सीधा d cos थीटा. dy को अपन ने सीधा सीधा लिख लिया था. यहाँ पे नहीं लिखा अपन ने कहीं पे भी, या उधर लिखा होगा, इधर क्या बोलते हैं, मैं उस शीट पे आता हूँ प्रेजेंटेशन पे. ये किसका है? म्यूट करो अपने आप को. आ गया प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? यहाँ पे तुम लोग देखो. Yes, sir. मैंने dy को d cos थीटा लिया है, जबकि अगर स्पेक्ट्रम में देखोगे तो ये नीचे की तरफ है. आई हैव टू एक्सप्लिसिटली लिखा कि dy इज माइनस d cos थीटा, बट मैंने पॉजिटिव ले लिया. आई एम नॉट वरीड अबाउट द साइन. तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तुम खुद ये कंपोनेंट लोगे, तो तुम बोलोगे d sin थीटा जो ना पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के, और d cos थीटा जो ना नेगेटिव डायरेक्शन में. सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस. व्हाट वी कैन सिंपली से इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is k lambda by r cos of theta 2 minus cos of theta 1, and electric field along the y axis is k lambda by r sin of theta 2 minus sin of theta 1. ओके, और वो किस डायरेक्शन में, वो तुम देख लो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, और तुमने डायरेक्शन जो बनाया वो पॉजिटिव नेगेटिव है.
तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ओके, किसी कोई डाउट है क्या इसमें? I think we should stop here only because this is the first class where I am teaching integration in this class and I know कि तुम लोगों ने इंटीग्रेशन ढंग से रिवाइज नहीं किया होगा। एक बार जाके खाली ये वाला जो फॉर्मूला है ना dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इन दोनों के इंटीग्रेशन को एक बार जाके रिवाइज कर लो। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो रिजल्ट है इसमें x a tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन करके तुम्हारे को डिराइव करवाया गया होगा। तुम x a cot थीटा भी ले सकते हो। एंड रिमेंबर, मैथ्स में तुम्हारे को याद रखना पड़ता है कि तुम्हारे को x a cot थीटा लेना है कि x a tan थीटा लेना है। फिजिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो साइन थीटा, tan थीटा, cot थीटा है ना, तुम जो वेरिएबल चूज करोगे ना x, y, a, r, थीटा, तो तुम्हारे पास ट्राइंगल सामने होगा। जब तुम्हारे पास ट्राइंगल सामने होगा ना, तुम्हें अपने आप दिखेगा कि इस ट्राइंगल में x, r और a में क्या रिलेशनशिप है, साइन थीटा का है या कॉस थीटा का है या टेन थीटा है या कॉट थीटा है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हमारे को क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तुम्हारे को ट्राइंगल में सामने दिखेगा। और मैथ्स में तो तुम्हारे को याद करना पड़ता है कि हमारे को क्या सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्म में कोई इक्वेशन में। फिजिक्स में याद नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे को। Is it making sense to you? यशा, यस सर। तुम्हें याद है जो इंटीग्रेशन करवाया था राहुल सर ने, उसमें ये वाले क्या क्या सब्स्टिट्यूट किए थे सर ने? यस सर। ओके, तो वहां पे तुम लोगों ने याद रखा था ना, अगर यही नीचे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो तुम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? नहीं याद है। यू सब्स्टिट्यूट अदर एक्स a sin थीटा और एक्स a cos थीटा, ओके। और अगर फिजिक्स में जब ये आएगा ना, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी ये ट्राइंगल बना होगा जिसमें थीटा होगा और ये x होगा और ये a होगा। अगर ऐसा होगा तो तुम बोलोगे एक्स a sin थीटा, और अगर ये ऐसा होगा तो तुम बोलोगे एक्स a cos थीटा, है ना? ट्राइंगल से सामने दिख रहा है, दिख रहा है? Okay, so see this. I will over the class here only. Learn this substitution in the mathematics and see के physics में तुम्हारे को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में तुम्हारे को सब कुछ अपने आप दिखेगा। Okay, class is over.